जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस लाइव क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का आपका सब्जेक्ट है फार्म मशीनरी एंड पावर। तो फार्म मशीनरी पावर में कौन कौन से मेन टॉपिक है, क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उस पर आज विशेष पूरा डिटेल जानकारी के लिए आप लोगों को पूरा डिटेल जानकारी देंगे। और इसलिए आज के इस लाइव क्लास में आप लोगों से पूरे विषय के बारे में साझा करेंगे। तो आप लोग अंत तक पूरे वीडियो में बने रहिए और आप लगातार पूरे कोर्स को समझते रहिए और देखते रहिए। आपके कोर्स को दो भागों में बांटा गया है, फार्म मशीनरी एंड पावर। फार्म मशीनरी एंड पावर मीन्स यहाँ पर क्या है कि फार्म पावर क्या होता है। फार्म क्या होता है मीन्स एक खेत जिस पर हम खेती करते हैं। एक मेरा जो फार्म हाउस होता है जिस पर हम पूरा डिटेल में विस्तृत जानकारी लेंगे कि फार्म पावर, फार्म क्या है। फार्म तो आप लोग ऑलरेडी एग्रोनॉमी में आप लोग पढ़ते हैं कि जिस पर हम वह क्षेत्र या वह भूभाग जहाँ पर हम खेती की सभी क्रियाविधियों को या खेती की सभी क्रियाओं को या खेती की सभी गतिविधियों को जिस क्षेत्र में संपन्न करते हैं वह क्या होता है, फार्म होता है। और फार्म पावर क्या होता है, मतलब फार्म पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम फार्म पावर कहते हैं। विभिन्न शक्तियों में अलग अलग प्रकार के आप शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि फार्म पावर मतलब जो फार्म है, फार्म की शक्ति क्या होगी, इस शक्ति के बारे में हम लोगों को पूरा पढ़ना है। कौन कौन से आप पावर का उपयोग करते हैं। सपोज करिए कि आपका मान लीजिए कि एक फार्म है, एक आपका एक खेत है। अब इस खेत पर, इस फार्म पर कार्य करने के लिए कौन कौन से मेन पावर का आप उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन मेन पावर का आप उपयोग करेंगे। जैसे सामान्यतः आप देखें तो अपने यहाँ दो प्रकार का, एक तो फार्म मैकेनाइजेशन में दो प्रकार के कार्य आप करते हैं। कुछ कार्य होते हैं जो स्थिर कार्य होते हैं। एक क्या होता है बेटा, स्थिर कार्य, मतलब जो कहीं पर पावर स्थिर होकर के और उसके द्वारा कार्य किया जाता है। और एक होता है कर्षण कार्य। कर्षण कार्य मतलब कि जो चल करके एक जगह से दूसरी जगह पर चल करके, जैसे जुताई करना है तो चलकर ही होगा, बुआई करना है चलकर ही होगा, पाटा लगाना है चलकर ही होगा, लेबलिंग करना है चलकर होगा। तो ये सब कर्षण क्रिया के अंतर्गत आता है। और दूसरा आपका होता है बेटा कि यहाँ पर स्थिर कार्य, जैसे चारा काटना है, पानी उठाना है, या फिर गन्ने से उसका जूस निकालना है, या कोई पेराई का कार्य करना है। तो ये सब मड़ाई का कार्य करना है, ये सब बेटा स्थिर कार्य के अंतर्गत आता है। तो फार्म पर दो प्रकार के कार्य आपके खेतों में प्रयोग किए जाते हैं। एक तो कर्षण कार्य जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर, और एक होता है स्थिर कार्य जैसे पानी उठाना, चारा काटना या थ्रेसिंग करना, उसके बाद में थ्रेसिंग करना। ये सारे कार्य वो सब आपके स्थिर कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो दो टर्म्स इसमें हो गया, एक आपका स्थिर कार्य और एक आपका हो गया कर्षण कार्य। दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं। अब ये होता है कि इन दो प्रकार के कार्यों को करने के लिए फार्म पर विभिन्न प्रकार के शक्तियों का प्रयोग करते हैं। फार्म पर क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसके लिए अलग अलग शक्ति होगा। जैसे मान लीजिए बीज को बोना है तो बीज आप दोनों तरीके से बो सकते हैं। एक आप चाहे तो सीड ड्रिल के द्वारा बोलेंगे, किसके द्वारा, सीड ड्रिल के द्वारा आप इसको बोएंगे। अब सीड ड्रिल के द्वारा आप बोल रहे हैं तो ये तो आपका हो गया एक यांत्रिक क्रिया, इसके द्वारा आप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक तो आप इंजन पावर का उपयोग कर रहे हैं, दूसरा है कि आप हो सकता है कि ब्रॉडकास्टिंग हैंड के द्वारा। तो कौन सा पावर हो गया यहाँ पर, ह्यूमन पावर। क्या हो गया, ह्यूमन पावर, जो मनुष्य की क्रिया के द्वारा मनुष्य कार्य करता है, जैसे कटाई या मड़ाई या गोड़ाई या निकाई, ये सब क्रिया। तो ह्यूमन पावर भी ज़्यादातर अभी भारत में बहुत सारे क्षेत्रों पर ह्यूमन पावर का उपयोग होता है। उसके बाद आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे फार्म पर कर्षण क्रिया या स्थिर कार्य करने के लिए, जैसे जुताई करना है या चारा काटना है, ऐसे स्थिर कार्य और कर्षण कार्य दोनों कार्यों में क्या होता है, एनिमल पावर का भी उपयोग किया जाता है। मीन्स पशु शक्ति का भी प्रयोग
किया जाता है। आज के आधुनिकतम का अगर हम बात करते हैं कि आज के समय के अनुसार अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर खेत पर फार्म पर उपयोग होता है तो वो होता है कौन सा पावर, यहाँ पर आपका ट्रैक्टर पावर का उपयोग होता है। कौन सा पावर? ट्रैक्टर पावर का उपयोग होता है। हम ट्रैक्टर के द्वारा विभिन्न प्रकार के खेतों में कार्य करते हैं, अपने फार्म पर कार्य करते हैं। जैसे निकाई करना है, गुड़ाई करना है, बुआई करना है, जुताई करना है, कोई फार्म के प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, तो इन सभी कार्यों को हम ट्रैक्टर के द्वारा ही करते हैं। आगे अगर बहुत सारे मैदानी क्षेत्र हैं या डिजर्ट एरिया है तो वहाँ पर विंड पावर का भी उपयोग करते हैं, हवा के द्वारा भी, जैसे पवन चक्की, उसके द्वारा भी, वाटर पावर का जैसे थर्मल पावर वगैरह, तो उसके द्वारा उपयोग कर लेते हैं। एटॉमिक पावर का उपयोग किया जाता है। एटॉमिक पावर का भी कुछ बहुत कह सकते हैं कि सामान्य क्षेत्रों में, बहुत कम क्षेत्रों में एटॉमिक पावर का भी उपयोग किया जाता है। तो ये सब फार्म पर विभिन्न प्रकार के पावर का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा किस पावर का उपयोग करते हैं तो वो आपका होता है ट्रैक्टर पावर और एनिमल पावर और ह्यूमन पावर। ये 3 पावर सबसे ज़्यादा विशेष तौर पर किसी भी फार्म पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जहाँ पर पार्शियल मैकेनाइजेशन है वहाँ पर सभी कार्यों को, वहाँ पर ह्यूमन पावर का भी उपयोग करते हैं, एनिमल पावर का भी उपयोग करते हैं और ट्रैक्टर, या आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल पावर का भी उपयोग करते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में कंप्लीट मैकेनाइजेशन है, जिन कंट्रीज़ में कंप्लीट मैकेनाइजेशन है, तो वहाँ पर सभी प्रकार के कार्य वो यंत्रों के द्वारा ही किए जाते हैं। वहाँ पर बुआई से लेकर के कटाई तक, मड़ाई तक सभी प्रकार की क्रियाओं को वो यंत्रों के द्वारा किया जाता है। तो वो आपका किस में आता है? पार्शियल मैकेनाइजेशन में आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी पूछ सकता है कि फार्म पावर के कौन कौन से स्रोत हैं और उन स्रोतों का लाभ और हानि लिखिए। अब जैसे ह्यूमन पावर का लाभ ये है कि आसानी से मिल जाते हैं, स्वयं अपने खेतों में कार्य कर लेते हैं और बहुत जल्दी ये उपलब्ध हो जाते हैं और ये सभी कार्य को करने के लिए बिल्कुल से निपुण होते हैं। बुआई भी कर लेते हैं, गुड़ाई भी कर देते हैं, जुताई भी कर देते हैं, कटाई भी कर लेते हैं, मड़ाई भी करने के लिए, तो सभी कार्यों को करने में ये निपुण होते हैं। अब इनकी हानि क्या होगी? इनकी पावर एफिशिएंसी कम होती है, इस समय, अभी आज के समय में कह सकते हैं इनकी उपलब्धता भी कम होती जा रही है। तो ऐसे आप सबका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये चीज़ आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। एक आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण और पावर सोलर पावर, क्योंकि आने वाला जो समय है वो किसका है? सोलर पावर का ही है। मीन्स फार्म पर जो स्थिर कार्य किए जाते हैं उन सभी स्थिर कार्यों में सोलर पावर का भी एक बहुत अहम योगदान होता है। तो ये चीज़ भी आप इसमें जान सकते हैं। सोलर पावर के अंतर्गत ये चीज़ आप जान सकते हैं। अगला टॉपिक आता है बेटा कि मैकेनाइजेशन क्या होता है? मैकेनाइजेशन मीन्स यांत्रिकरण। क्या होता है? यांत्रिकरण। क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज मैकेनाइजेशन और टाइप्स ऑफ मैकेनाइजेशन, या स्कोप ऑफ मैकेनाइजेशन, या फ्यूचर ऑफ मैकेनाइजेशन, या एडवांटेज ऑफ मैकेनाइजेशन। इस प्रकार से कोई एक क्वेश्चन इसमें से पिछले एग्जामों में भी पूछा गया है, तो इसमें पूछा भी जा सकता है कि मैकेनाइजेशन क्या होता है। तो मैकेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो मैकेनाइजेशन यांत्रिकरण क्या होता है कि जब हम फार्म पर किसी कार्य को, फार्म के किसी भी कार्य को मनुष्य, एनिमल पावर और ह्यूमन पावर को रिड्यूस करके, उसको हटा करके, और सभी कार्य जब हम क्या करते हैं यंत्रों के द्वारा करते हैं, तो हमारा क्या होता है? मैकेनाइजेशन होता है, यांत्रिकरण होता है। अब यांत्रिकरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है कंप्लीट मैकेनाइजेशन और एक होता है पार्शियल मैकेनाइजेशन। कंप्लीट मैकेनाइजेशन का अर्थ होता है, निष्पूर्ण यांत्रिकरण का अर्थ ये होता है कि जब फार्म पर सभी प्रकार के कार्य, जुताई, गुड़ाई, मड़ाई, सिंचाई, जो भी कार्य हैं वो सभी कार्य अगर यंत्रों के द्वारा किए जाते हैं तो वो आपका कंप्लीट मैकेनाइजेशन होता है। इनकम्प्लीट मैकेनाइजेशन या कह सकते हैं कि पार्शियल मैकेनाइजेशन, तो पार्शियल मैकेनाइजेशन में जब किसी फार्म पर एनिमल पावर, ह्यूमन पावर और ट्रैक्टर पावर, एटॉमिक पावर, सभी पावर को एक तरीके से समावेशित करके किया जाता है, तब वो आपका पार्शियल मैकेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के मैकेनाइजेशन हो गए, एक आपका कंप्लीट मैकेनाइजेशन और एक आपका पार्शियल मैकेनाइजेशन।
तो मेकेनाइजेशन का एडवांटेज क्या है? मेकेनाइजेशन का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आज के समय में मजदूरों की कमी होती जा रही है, तो आसानी से यंत्रों के द्वारा हम कार्य कर लेते हैं। मजदूर क्या होते हैं, महंगे पड़ते हैं, इसलिए हम यंत्रों के द्वारा आप कह सकते हैं कि सस्ते में कार्य कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम लगता है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। कार्य बहुत जल्दी हो जाता है, ये भी एक मेकेनाइजेशन का एडवांटेज है। अगला होता है कि इसमें रिस्क कम होता है। जैसे अभी आप सपोज करिए कि मौसम ख़राब हो जाए और जब आप हाथ से कटाई करेंगे, ह्यूमन पावर के द्वारा फसलों की कटाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो इसमें आपकी फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण ज़्यादा खराब होने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन जब आप यंत्रों के द्वारा करते हैं तो बहुत जल्दी उसकी कटाई मड़ाई ये सब क्रियाएँ कंप्लीट हो जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेकेनाइजेशन इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये भी एक बहुत ज़्यादा लाभ। अगला क्या है कि जो भी फार्म की क्वालिटी है, जो भी फार्म के प्रोडक्ट हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। एक अच्छे क्वालिटी का क्योंकि समय पर उत्पादित हो जाता है, एक साथ प्राप्त हो जाता है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो ये सब मेकेनाइजेशन क्या क्या है, एडवांटेज है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज मेकेनाइजेशन का ये है कि बेरोजगारी की समस्या आ जाती है, ये भी एक एडवांटेज है। भाई जितना ज़्यादा आप मेकेनाइजेशन का उपयोग करेंगे उससे हमारे वातावरण प्रदूषित होते हैं, ये भी एक। सॉइल क्या होता है, जितना ज़्यादा आप यंत्रों का प्रयोग खेतों में करते हैं इससे सॉइल कंपैक्ट हो जाती है। जब सॉइल ज़्यादा कंपैक्ट हो जाती है तो इसके द्वारा कंपैक्ट होने पर क्या होता है कि इसके द्वारा फिर मृदा का ऊसर होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रमुख तौर पर कह सकते हैं कि इसके डिसएडवांटेज के रूप में आप जान सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और पूछ सकता है बेटा कि फ्यूचर क्या होगा? तो फ्यूचर क्या है कि आने वाला फ्यूचर वो मेकेनाइजेशन युग है, ये भौतिक युग है। यहाँ पर मेकेनाइजेशन के द्वारा ही सभी कार्य होते हैं। अब इससे क्या होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लगाने का एक अवसर मिलेगा, इससे यंत्रों का विकास ज़्यादा होने का, क्योंकि जब मांग किसी का बढ़ता है तो पूर्ति भी बढ़ेगी। तो पूर्ति के लिए क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा यूनिट्स लगेंगे, ये भी है। उसके बाद में जो भी यांत्रिक शिक्षा है इस पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा, इससे भी एक और दूसरा होता है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये भी है। दूसरा चीज़ क्या है कि आय बढ़ेगा। भाई जब जो चीज़ इम्प्लीमेंट्स बिकेगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, वो यूनिट बिकेगा, तो उससे भी क्या होता है कि देश का आय भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये सब। दूसरा चीज़ क्या होता है कि बहुत कम समय में सभी कृषि कार्य साथ किए जा सकते हैं, ये भी इसका एक आने वाले समय का अच्छा एक स्कोप है। दूसरा चीज़ क्या है कि खेत की प्रोडक्शन या कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी, ये दोनों भी अच्छे तरीके से इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि इसकी संभावनाएं ये ज़्यादातर बढ़ सकते हैं, इसका स्कोप ये ज़्यादातर बढ़ सकता है, ये यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ये इसमें 2-3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फार्म पावर फार्म मेकेनाइजेशन क्या है, मेकेनाइजेशन कितने प्रकार का है, मेकेनाइजेशन का स्कोप क्या है और मेकेनाइजेशन का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको बेटा आप अच्छे से तैयार कर लेना, एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। अगला यहाँ पर टर्म आता है कि इंजन किसे कहते हैं। क्या होता है बेटा, इंजन क्या होता है, ये टर्म जाते हैं कि फार्म पावर में क्या होगा, इंजन किसे कहते हैं। इंजन क्या होता है, ये जो केमिकल एनर्जी होता है उसको ये मैकेनिकल वर्क के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं कि इट इज़ कन्वर्ट ऑफ केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क। जो भी रसायन है जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस जो भी है, इनको कन्वर्ट करके और ये क्या करता है कि मैकेनिकल वर्क में परिवर्तित करने का काम करता है। आप जैसे किसी इंजन में डीजल डालते हो तो डीजल का वो उपयोग करके और फिर क्या करता है, वो इंजन यांत्रिक ऊर्जा देने का काम करता है। उसी को कहते हैं इंजन कहते हैं कि जो इट कन्वर्ट हीट एनर्जी टू क्या करता है, मैकेनिकल वर्क मीन्स यांत्रिक ऊर्जा देने का काम करता है। तो यहाँ पर की वर्क होते हैं। अगला यहाँ पर
इंजन दो प्रकार का होता है। ये इंजन दो प्रकार का होता है। दहन के आधार पर अगर देखेंगे तो इंजन दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन। मीन्स एक को आप बोलते हैं ईसी इंजन और एक को बोलते हैं आईसी इंजन। मीन्स एक्सटर्नल कंबशन इंजन और एक आपका होता है क्या, इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहने का अर्थ क्या है कि जैसे कोई इंजन है, अब इसमें जो दहन की क्रिया है वो सिलेंडर के बाहर हो रही है, वो बाहर हो रही है, और फिर जो दहन के द्वारा जो स्टीम है फिर उस स्टीम को सिलेंडर के अंदर क्या होता है, भेजा जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य दहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, बाह्य दहन के नाम से इसको जानते हैं। एक्सटर्नल कंबशन इंजन के नाम से इसको जानते हैं। तो एक इंजन तो आपका ये होता है। अगला होता है इंटरनल कंबशन इंजन, जिसको हम आईसी इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आईसी इंजन। अब ये जो आईसी इंजन होता है इसमें दहन क्रिया सिलेंडर के अंदर होती है। जैसे ये सिलेंडर है और ये इसके ऊपर क्या है, पिस्टन है, और इसी के ऊपर जब यहीं पर ऊपर सिलेंडर के अंदर ही यहीं पर हीट कन्वर्ट होता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब दहन होता है तो उसी को आप क्या बोलते हैं, आईसी इंजन। तो इंजन दो प्रकार का हो गया, एक एसी इंजन और एक आईसी इंजन। दो प्रकार के इंजन यहाँ पर आते हैं। अब आज के समय में एक्सटर्नल कंबशन इंजन का तो कोई बहुत ज़्यादा उपयोग है नहीं। इसको बहुत ज़्यादा उपयोग क्या है, समझो ना के बराबर। और आज सबसे ज़्यादा अगर कोई उपयोग किया जाता है तो वो आपका क्या होता है, आईसी इंजन, मीन्स इंटरनल कंबशन इंजन। इस इंजन का प्रमुख तौर पर उपयोग किया जाता है। अब अगर बात करते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, मीन्स आईसी इंजन को किस किस आधार पर क्लासिफाइड किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लासिफिकेशन आप आईसी इंजन को कितने भागों में आप क्लासिफाइड कर सकते हैं, इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला आपका हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू यहाँ पर कह सकता हो स्ट्रोक, अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक के आधार पर भी आईसी इंजन को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है यहाँ पर टू स्ट्रोक इंजन और एक क्या होता है, फोर स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक मीन्स जब इंजन अपना दो चक्रों में साइकिल पूरा कर देता है तो उसको टू स्ट्रोक साइकिल इंजन, और जब चार चक्रों में पूरा करता है तो उसको फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग आगे इसमें टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वैसे भी ऑलरेडी टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में एक मैं वीडियो पहले से भी बनाकर डाल चुका हूँ, उसको भी आप लोग यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो ये आपका टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक के बारे में अभी बताते हैं। जब दो चक्रों पूरा करता है तो टू, और अगर चार चक्रों में पूरा करता है तो फोर स्ट्रोक साइकिल के नाम से उसको जानते हैं। अगला होता है कि अकॉर्डिंग टू साइकिल। तो साइकिल के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। एक इंजन होता है आपका ऑटो साइकिल इंजन और एक आपका होता है डीजल साइकिल इंजन। दो प्रकार का इंजन यहाँ पर होता है। तो जो ऑटो साइकिल इंजन होता है इसमें क्या होता है कि ईंधन और फ्यूल इन दोनों के मिश्रण को एक साथ भेजा जाता है और इसको एक निश्चित टेम्परेचर तक कहते हैं कि हीट होता है, और फिर इसमें स्पार्क प्लग के द्वारा इसमें दहन की क्रिया होती है। आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसका हीट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन वहीं पर जो डीजल साइकिल इंजन होता है इसमें गर्म हवा पहले प्रवाहित की जाती है और गर्म हवा के ऊपर फिर क्या होता है कि डीजल को उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है और फिर उसमें दहन की क्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है, हीट ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, हीट ज़्यादा होता है और उसी के द्वारा इसमें दहन क्रिया होती है। अगला होता है कि अकॉर्डिंग टू फ्यूल यूज्ड। अगला क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल यूज्ड। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पर फ्यूल यूज्ड की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार की ईंधन का उपयोग किया जाता है। जैसे डीजल इंजन जिसमें डीजल का उपयोग किया जाएगा, पेट्रोल इंजन जिसमें ईंधन के तौर पर पेट्रोल का उपयोग किया जाता है, गैस इंजन जिसमें ईंधन के लिए गैस का उपयोग किया जाता है। तो ज़्यादातर तीन प्रकार के इंजन, गैस इंजन, डीजल इंजन और
पेट्रोल इंजन, एक और होता है इलेक्ट्रिक, तो अलग टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंजन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग केवल इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 3 इंजन, तो फ्यूल इसके हिसाब देखेंगे तो गैस, पेट्रोल और डीजल, ये 3 प्रकार का इंजन यहाँ पर लगाया जाता है। आगे अगर देखेंगे कि तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिलेंडर, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिलेंडर, सिलेंडर के आधार पर भी इसको 2 भागों में बांटा गया। सिलेंडर का अर्थ आप देखेंगे जैसे जितने भी इसमें पिस्टन कार्य करते हैं उतने सिलेंडर होते हैं। जैसे एक मान लीजिए सिलेंडर, एक पिस्टन इसके अंदर कार्य कर रहा है तो एक सिलेंडर इंजन। अब एक से अधिक अगर कार्य करता है एक इंजन में पिस्टन, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल सिलेंडर इंजन। क्या कहते हैं? मल्टीपल सिलेंडर इंजन। अगर एक ही पिस्टन कार्य कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल सिलेंडर। और अगर एक से अधिक कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल सिलेंडर इंजन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर दूसरा होता है कि सिलेंडर अरेंजमेंट के आधार पर, तो सिलेंडर अरेंजमेंट के आधार पर अगर देखेंगे तो उसकी व्यवस्था क्रम कैसे, उसके आधार पर देखेंगे तो उसमें भी क्या होता है कि ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है यहाँ पर वर्टिकल और एक आपका क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। तो ये जो है ये अगर इस तरीके से सिलेंडर का अरेंजमेंट है तो ये क्या हो गया? वर्टिकल। और अगर इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट है तो क्या हो जाएगा? ये हॉरिजॉन्टल। तो इसमें 2 प्रकार से, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, 2 प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। 2 प्रकार से इसमें आप कह सकते हैं कि रहता है। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या क्या हो गया? तो पहला तो हो गया आपका कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक, स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, अकॉर्डिंग टू साइकिल, ऑटो साइकिल इंजन, डीजल साइकिल इंजन, अकॉर्डिंग टू फ्यूल यूज्ड, तो पेट्रोल और उसके बाद में डीजल और गैस, इसका हो गया। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर, तो सिंगल सिलेंडर या मल्टीपल सिलेंडर। अकॉर्डिंग टू सिलेंडर अरेंजमेंट, तो 2 प्रकार का, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो इस प्रकार से इंजन को, ऐसी इंजन को आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो ये चीज़ आप जान सकते हैं। आगे बात ये करते हैं कि अगर कोई एक इंजन है तो इंजन में कौन कौन से पार्ट हैं। कभी कभी शार्ट में पूछा जाता है कि इंजन के पार्ट के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसको अगर हम देखें तो इंजन के पार्ट को अलग अलग तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इंजन के पार्ट को, अब इंजन के कौन कौन से क्या होंगे, उसके इंजन के कौन कौन से भाग होंगे, उसे कौन कौन से पार्ट होंगे। अब इंजन के भाग के बारे में अगर देखेंगे तो पहले तो देखेंगे कि पावर चेन पार्ट, मतलब वही इंजन के पार्ट जो इंजन में पावर जनरेट करने में सहायक होते हैं, जो पावर जनरेट करने में सहायक होते हैं, वो कौन कौन से भाग इसमें प्रमुख तौर पर आते हैं। जैसे इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है पिस्टन, क्योंकि पिस्टन के ऊपर ही क्या होता है? दहन क्रिया होती है, ये होता है। और फिर पिस्टन क्या करता है? किसको घुमाता है? क्रैंकशाफ्ट को। तो इसमें क्या होता है? क्रैंकशाफ्ट भी इसी के अंतर्गत जाता है। और क्या करता है कि पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने का कौन काम करता है? यहाँ पर क्या करता है? तो यहाँ पर करता है कनेक्टिंग रॉड, तो ये भी इसके लिए हो जाएगा। तो पिस्टन है, क्रैंकशाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, और इसमें क्या होता है? रिंग, जो पिस्टन के ऊपर लगा होता है। तो ये सब पावर चेन पार्ट होते हैं जो मोस्टली पावर को जनरेट करने में सहायक होते हैं। कभी कभी पूछता है कि पिस्टन क्या होता है, तो पिस्टन 2 प्रकार का होता है। एक होता है सॉलिड पिस्टन, मीन्स जो ठोस भाग में होगा, जो पूरा का पूरा पिस्टन ऐसे बिल्कुल से क्या होता है? ठोस होता है। और एक होता है यहाँ पर कि ट्रंक टाइप का पिस्टन, जो नीचे से क्या होता है? होल होता है। अब इसमें क्या होगा? ऊपर जैसे इस प्रकार से एक टोपी जैसा भाग होगा और ये अंदर से क्या होता है? ये बिल्कुल से होल होता है। तो एक इस टाइप का पिस्टन, मिस्टंग टाइप का पिस्टन। तो 2 प्रकार के पिस्टन उपयोग किए जाते हैं। तो इसी पिस्टन के ऊपर ही दहन क्रिया होती है। पिस्टन के बाद फिर क्या होता है? मान लो क्रैंकशाफ्ट है, कहता है कि क्रैंकशाफ्ट क्या है? तो क्रैंकशाफ्ट ही ये क्या करता है कि मैकेनिकल वर्क को ये बाहर करने का काम करता है। इसी पर कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन और सब भाग क्या होते हैं? लगे होते हैं। और यही क्या करता है? ये पावर को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ये पावर को क्या करता है? ट्रांसफ़र करने का काम, रोटेशनल फॉर्म में ये घूमने का कार्य करता है। तो ये चीज़ इसके अंतर्गत क्या हो गया? क्रैंकशाफ्ट। उसके बाद में क्या होता है? कनेक्टिंग रॉड। इसका नाम ही है कनेक्टिंग रॉड। तो ये पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को ये जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको क्या हम बोलते हैं?
कनेक्टिंग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड, क्योंकि ये दोनों को कनेक्ट काम करता है। उसके बाद में रिंग होता है। रिंग दो प्रकार का होता है। रिंग क्या होता है, दो प्रकार का, एक होता है ऑयल रिंग और एक होता है आपका कंप्रेसर रिंग। जो ऑयल रिंग होता है, क्योंकि इसी सीट के नीचे क्या होता है, क्रैंक केस होता है। क्रैंक केस में क्या होता है, ऑयल भरा होता है। क्या होता है, ऑयल भरा होता है। तो ये जो रिंग यहाँ पर लगा होता है, जो रिंग नीचे लगा होता है, तो ये रिंग छल्ला जैसा होता है। ये रिंग क्या करता है, ऑयल को ऊपर नहीं जाने देता है। और वही चीज़ जब रिंग घिस जाता है तो इंजन धुआं देने लगता है, क्योंकि ये ऑयल फिर क्या होता है, पिस्टन के ऊपर जाने लगता है। इससे फिर जब ऑयल जलने लगता है तो धुआं इंजन ज़्यादा देने लगता है और वो लोड भी नहीं ले पाता है। इसके ऊपर क्या होता है, ऑयल के रिंग के ऊपर क्या होता है, कंप्रेसर रिंग होता है। क्योंकि जब ऊपर दहन होता है तो दहन के बाद उसमें भाई जब दहन होता है तो सारा उसमें धुआं निकलता है, एयर पास होता है, तो उस एयर को नीचे नहीं आने देता है। अगर नीचे आने लगे तो पिस्टन को धकेल नहीं पाएगा। तो इसलिए ऊपर जो रिंग लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसर रिंग। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कंप्रेसर रिंग के रूप में इसको मानते हैं। अगला इसमें और भाग आता है कि जो जैसे अब जो स्थिर भाग में क्या हो जाएगा, जैसे सिलेंडर है, जैसे क्रैंक केस होता है, मैनीफोल्ड होता है, ये सब स्थिर भाग में आते हैं। और इसी स्थिर भाग के अंदर जो पावर चेन पार्ट होते हैं ये क्या करते हैं, रन करते हैं। ये पावर चेन पार्ट उसमें चलते रहते हैं। तो ये भाग इसमें आता है। आगे इंजन का एक और बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, जिस भाग को हम क्या बोलते हैं, वाल्व सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, वाल्व सिस्टम कहते हैं। तो वाल्व के भी भाग अलग अलग तरीके से लगे होते हैं। अब वाल्व सिस्टम, क्योंकि इंजन में दो पार्ट और दो कार्य करते हैं, एक इनटेक और एग्जॉस्ट। मतलब वो हवा को लेते हैं और जली हुई गैसों को बाहर छोड़ते हैं। क्या करते हैं, अब इन चीज़ों को अगर देखते हैं कि वाल्व सिस्टम, अगर कहीं सिस्टम शब्द लग जाता है इसका मतलब इसमें कई सारे पार्ट क्या हुए हैं, आपस में लगे हैं। और वो कई सारे पार्ट मिल करके और किसी सिस्टम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसी एक सिस्टम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ इसके अंतर्गत वाल्व सिस्टम में आता है। और वाल्व में क्या होता है, दो प्रकार के वाल्व होते हैं। एक आपका होता है इंटेक वाल्व और क्या होता है, एक एग्जॉस्ट वाल्व। दो प्रकार के वाल्व होते हैं। इन मतलब अंदर और एग्जॉस्ट मतलब बाहर। तो इसमें इसके लिए दो भाग रहता है, एक इंटेक का और एक एग्जॉस्ट का। ये दो पार्ट में यहाँ पर लगे होते हैं, एक इंटेक का और एक एग्जॉस्ट का। ये इसमें दो प्रकार के पार्ट के रूप में इंटेक और एक एग्जॉस्ट, ये दो प्रकार के भाग में इसमें लगे रहते हैं। अब जो एग्जॉस्ट भाग होगा इसमें क्या होगा, जो इंटेक। अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, क्रैंक होता है। क्या होता है, यहाँ पर क्रैंक होता है। अब इसके साथ ये क्या होगा, आकर के इसके साथ जुड़ा होगा। तो इसी के साथ क्या होता है, कैम शाफ्ट होता है। क्या होता है, यहाँ पर एक कैम शाफ्ट, ये आकर के जुड़ा होगा। कैम शाफ्ट के ऊपर क्या होता है, कैम होता है। क्या लगा होता है, कैम। कैम के ऊपर क्या होता है, इसी में टैपेड होता है। टैपेड के ऊपर क्या होता है, पुशराड होता है। क्या होता है, पुशराड होता है। पुशराड के ऊपर क्या होता है, इसी में रॉकर आर्म होते हैं। रॉकर आर्म के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर स्प्रिंग होता है। क्या होता है, स्प्रिंग होता है। ये इतनी, और फिर क्या होता है, वाल्व होता है। ये इतनी पार्ट पूरे वाल्व सिस्टम में लगे होते हैं, जो बाहर निकालना और अंदर करना ये उसके एग्जॉस्ट के पार्ट में लगे होते हैं। ये यहाँ पर पार्ट में इंटेक और एग्जॉस्ट के लिए कहते हैं। तो ये सब इंजन पार्ट के रूप में आते हैं। अब आगे आता है बेटा अगला टॉपिक, वो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या है। क्या होता है कि 4 स्ट्रोक, यहाँ पर देखते हैं कि इसमें 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या होता है। नाम ये 4 स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। ये मान लीजिए क्या एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर क्या होता है, पिस्टन चलता है। सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर क्या होता है, पिस्टन चलता है। ये ऊपर का भाग होता है, इसको हम टीडीसी कहते हैं। नीचे का भाग जो होता है जहाँ तक आता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीडीसी कहते हैं। ऊपर का क्या होता है, टीडीसी, और नीचे को क्या कहते हैं, बीडीसी। तो इसको टॉप डेड सेंटर
और इसको क्या बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर। तो दो भाग इसमें रहता है, एक टॉप डेड सेंटर और एक बॉटम डेड सेंटर। तो टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी या फिर आर लगा देंगे, या फिर बीडीसी से टीडीसी तक जो चली गई दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, एक स्ट्रोक कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक स्ट्रोक के नाम से इसको जानते हैं। तो क्या होता है, यह आपका भाग क्या रहता है, स्ट्रोक होता है। यह क्या पार्ट होता है, स्ट्रोक होता है। इसमें एक टीडीसी से बीडीसी और या फिर बीडीसी से टीडीसी तक जो चली गई दूरी है उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। अब इसमें स्ट्रोक कितना हो गया, 4 स्ट्रोक। तो स्वाभाविक है कि पिस्टन ये ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, ये 4 भाग में क्या करता है, कन्वर्ट करता है या आता जाता है या इसके पार्ट में रहता है। तो सबसे पहला जो स्ट्रोक होता है उसको क्या हम बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंप्रेसर स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, कंप्रेसर स्ट्रोक। दूसरा, अब कंप्रेसर स्ट्रोक क्या होता है, यहाँ पर 2 वाल्व लगे होंगे, एक इंटेक वाल्व और एक एग्जॉस्ट वाल्व। अब यहाँ पर क्या होता है, इंटेक वाल्व ओपन होता है, इसका वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, वहाँ पर आप लोग जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। इंटेक वाल्व खुलता है जिससे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है और सिलेंडर के अंदर ईंधन और गैस ये दोनों भर जाते हैं। फिर क्या होता है, इसमें ये वाल्व बंद हो जाता है। बंद होने के बाद तो पहले तो क्या होगा, पहले क्या होता है, यहाँ पर इंटेक वाल्व होता है। तो इन मतलब अंदर इंटेक वाल्व खुलता है और इस सिलेंडर के अंदर वायु और ईंधन का मिश्रण क्या होता है, भर जाता है। दूसरा क्या होता है यहाँ पर, कंप्रेसर। अब कंप्रेसर दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे, पिस्टन क्या होगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा और यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेसर उत्पन्न हो जाता है। ये चीज़ देख लेंगे। उसके बाद में फिर क्या होता है, पावर। क्या होता है, पावर। जब यहाँ पर दोनों वाल्व बंद रहेंगे तो दहन क्रिया होगी, तो इससे क्या होगा, पावर जनरेट होगा। और फिर पिस्टन पावर जनरेट होने के बाद पिस्टन को फिर क्या करता है, ये फिर दबा देता है टीडीसी से बीडीसी की तरफ। उसके बाद में फिर क्या होता है, एग्जॉस्ट। यहाँ पर फिर क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और जो भी जली हुई गैसें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरीके से आपका ये 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक आप लोग बहुत अच्छा एक वीडियो बना है, उस पर भी आप लोग जा कर के देख सकते हैं कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक क्या है।